मार्क कर लिए हैं और उनमें से बहुत सारों को उनको इम्प्रूव करके वाइडन किया जा रहा है, वहाँ पे बार्निंग लगाई जा रही है लिख के करके, इस तरह का इम्प्रूवमेंट तो किया जा रहा है। एक जो एक्सीडेंट का है वो यह है कि जो श्रद्धालु लोग आते हैं वो ट्रकों, टेम्पू, ट्रैक्टर्स में और छतें डाल के उस पर बैठ के आ जाते हैं और इतने ज़्यादा आ जाते हैं। अब हमारे लिए बड़ी दुविधा हो जाती है क्योंकि हिमाचल के बॉर्डर पे अगर उनको रोकें, मैंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजीपी को कहा है कि एडजॉइनिंग स्टेट से आप अपने काउंटर पार्ट से रिक्वेस्ट करो कि वो वहाँ से ऐसे ना आने दें, क्योंकि उसमें ट्रक चलाने वाला चला रहा है और उसमें जरा लोग और धार्मिक उन्माद में उलझे हुए होते हैं, जोर से नारे लगा रहे हैं या कुछ गा रहे हैं और कहीं भी लूज हुआ कंट्रोल तो चले जाते हैं पहाड़ नीचे। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वो प्रॉपर गाड़ियों में अगर वो आए तो ज़्यादा ठीक रहेगा, सुरक्षित भी होगी यात्रा उनकी, सेफ होगी ज़्यादा। पर आपके पास कोई फिगर्स हैं कि आगे से रोड एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स हैं, इंजर्ड हैं, वो आगे से कम हुए या ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी हो रही है? ऑफ हैंड तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम हो। जी, हिमाचल जब से JNK की टेररिज्म सिचुएशन काफ़ी कुछ सालों से वहाँ टेररिज्म बढ़ी है, तो हिमाचल में काफ़ी टूरिज्म डाइवर्ट हुआ है। वैसे तो हिमाचल की अपनी टूरिज्म भी काफ़ी थी, तो टूरिज्म के फील्ड में आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं? यहाँ पे 3-4 किस्म का टूरिज्म है। एक तो रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक जो आते हैं, क्योंकि देवी देवताओं के इतने मंदिर हैं, वो लोग वहाँ आते हैं। तो हमने वहाँ पर सिविक फैसिलिटीज़ अधिक से अधिक प्रोवाइड करने की कोशिश की है। कुछ बसेस चलाई है जो डिफरेंट मंदिर को कनेक्ट कर देती हैं ताकि यात्रा में जो लोग आए वो चलें। दूसरा हमारा ये प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में सड़क सुविधा अच्छी हो, क्योंकि रेल ना हमारे बस में है, ना बाई एयर जर्नी हमारे बस में है। कुछ दिनों में लगता है हेली टैक्सी सर्विस शुरू हो जाएगी ताकि चंडीगढ़ से या दिल्ली से हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम उन टूरिस्ट को वहाँ पहुँचाएँ जो बहुत ही शानदार प्राकृतिक सौंदर्य वाले स्थान है, लेकिन जहाँ हाई एंड टूरिस्ट पैसा खर्च के और लंबी यात्रा रोड से करके जाना नहीं चाहता। एक हमने आते ही शुरू किया था होम स्टे स्कीम, जो गांव में जाके रहेंगे, लोग गांव में रहेंगे, 3 कमरे 4 कमरे कोई अगर अपने रखता है उसमें, तो उसको बिजली भी पानी भी सब डोमेस्टिक रेट पे ही होगा, कोई कमर्शियल, कोई टैक्स नहीं। एडवेंचर स्पोर्ट्स में हम ज़्यादा जोर कर रहे हैं। हजारों विद्यार्थी हर साल अब आके ट्रैकिंग का। पर धुल साहब, ये सारे हाई एंड टूरिज्म, एलीट टूरिज्म की बातें हैं, मतलब आम आदमी के लिए एक फीलिंग है कि ज़्यादा रोपवे बनने चाहिए और शायद कोई अगर प्राइवेट इंडस्ट्री को भी इन्वॉल्व इसमें किया जाए और बजट होटल्स बने, उस दिशा में भी आपके कुछ स्टेप्स हैं? जो आप कह रहे हैं सस्ते वाला, जो पोंग डैम जहाँ जिसको हमने महाराणा प्रताप सागर झील का नाम दिया है, 40 किलोमीटर ऑफ क्लियर वाटर है। दुनिया में चीपेस्ट ट्रेनिंग वाटर स्पोर्ट्स की हम वहाँ दे रहे हैं। पढ़े लिखे नौजवानों को किट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हो जाए और लोगों को वहाँ दिखाएं। और यहाँ तो टूरिस्ट, मैंने एक चीज़ देखी कि कुछ लोग तो अपना बस में आते हैं, गैस का सिलेंडर भी साथ लेके आते हैं, वो केवल कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। दे हैड नथिंग टू द इनकम ऑफ द स्टेट। लेकिन हम कहते हैं ये भी कूड़ा ना फेंके, उनको ये कहा कि प्लास्टिक का कचरा फेंकोगे तो फाइन लगेगा। इसलिए, लेकिन हम चाहते हैं कि देखें हिमाचल को आम आदमी बहुत। प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग की अगर बात कर रहे हैं तो आई थिंक इसमें आपने काफी कामयाबी हासिल की है। हमारे चंडीगढ़ शायद इतनी कामयाबी नहीं हासिल कर सका, इवन दो इट इज अ वेरी डेवलप्ड प्लेस। How could you achieve this in Shimla, for example? You don't see polythene. इसके लिए मैं फिर व्यापार मंडल का, स्थानीय लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा। और सच में जो संधू साहब बहुत कोऑपरेट किया आम आदमी ने। आपने बाजार में आप जाए देखिए, कपड़े के थैले लेके उसमें चलते हैं, जूट के थैले, अच्छे अच्छे डिज़ाइन NGOs ने बना के दिए हैं, तो इसमें काफ़ी सफलता मिली है। बल्कि आज ही रोरिक ट्रस्ट का फंक्शन था, वहाँ वो कोई गिफ्ट दे रहे थे तो उसमें प्लास्टिक के बैग में थे, तो मैंने उनको कहा भी नहीं, है तो मेरे यहाँ बैन है। तो बेचारों ने तुरंत सबको जिनको भी गिफ्ट दी और विदाउट प्लास्टिक बैग देके उन्होंने एकदम से अडॉप्ट। सो प्रैक्टिकली जीरो टॉलरेंस है प्लास्टिक। बिल्कुल है। और इसका कारण है, इसका कारण ये था कि मैं 2008 में कुल्लू मनाली गया। रोहतांग और मनाली में जो लोग जाते हैं वो प्लास्टिक के बैग्स और बॉटल्स जो फेंकते थे, ब्यास में फेंक देते थे। एक दिन हमारा 126 मेगावाट का लार्जी प्रोजेक्ट पूरा बंद हो गया क्योंकि वो प्लास्टिक इतना इकट्ठा होकर आ गया था। तो हमने बैन ही नहीं किया, अल्टरनेट किया है। जैसे बैन, मान लो मेरी स्टेट में मैं कहता हूँ कैरी बैग्स नहीं लेंगे आप, लेकिन दूध का पैकेट बाहर से आ रहा है,
और कई चीजें बाहर से, जब तक भारत सरकार या पूरा देश इसको बंद नहीं करता तब तक तो बाहर से आने वालों पे क्या। तो हमने कहा इसको इधर उधर मत फेंको, इसको प्रिजर्व करो, अपने पास रखो, हम खरीद लेंगे। हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, पंचायतों को, नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम को कहा कि तुम इनको 3 रुपए किलो, जैसे अखबार आदमी बेच देते हैं महीने 2 महीने के बाद, वो सारे प्लास्टिक के खरीद लो, वो उनको हैंडलिंग चार्ज 1 रुपए हम देंगे। 4 बाद में आपने रोड कंस्ट्रक्शन में उनको उसको रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने के लिए कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अल्टीमेटली जो आएगा भी वो फिर यूज हो जाएगा, प्रॉपर्ली रीयूज हो जाएगा। डेफिनेटली इट इज वेरी क्रेडिटेबल। लेकिन धूमल साहब, एक फीलिंग है कि हिमाचल की इकोनॉमी काफी हद तक एप्पल क्रॉप के ऊपर, फ्रूट के ऊपर डिपेंडेंट है, और एप्पल जो ट्रीज हैं वो शायद एज हो गए हैं, इसमें कोई सच्चाई है? बिल्कुल सही आपकी बात। लगभग 100 साल पुराना रूट स्टॉक हो गया है। हम बाहर से ला के अपनी यूनिवर्सिटी से तैयार करके रूट स्टॉक दे रहे हैं। और एक और एक्सपेरिमेंट किया, बिलासपुर, ऊना में भी, अब लोग कांगड़ा में भी सेब पैदा करने शुरू कर दिए, और आम जो है वो कोटगढ़ में पैदा होना शुरू हो गया। तो एक इमोशनल इंटेग्रेशन के साथ साथ इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन शुरू हुई है। धूमल साहब, हिमाचल से काफी देर से कंप्लेंट्स आती थी फॉरेस्ट ट्री कटिंग की, लेकिन अब शायद जो विलेजर्स हैं उनको स्टेक होल्डर्स बना दिया आपने फॉरेस्ट वेल्थ में, इसका क्या असर हुआ है? बार बार कहता हूं, जो महात्मा गांधी कहते हैं, देयर इज एनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड। ये लालच तो रहता है, सरकारी जंगल है तो काट ले, लेकिन हम अभी माफिया एक्टिव है आपकी? नहीं, ऐसा है, सच माफिया कोई एक्टिव नहीं है, लेकिन इक्का दुक्का इंस्टांसेस होते हैं, उसमें अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, लेकिन ओपन वेल्थ है। एक पुराने एस्टीमेट के मुताबिक 150 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है हमारी इसकी फॉरेस्ट की। अब जो आपने कहा, हमने लोगों का पीपल्स पार्टिसिपेशन, उनको अपनापन महसूस हो, उससे जो फॉडर मिलता है अब उनको दे, फ्यूल वुड उनको दे दे, और जब वो अल्टीमेटली दरख्त बिकेगा उनका लगाया हुआ, तो उसमें से भी 75% वहाँ के लोगों को मिले, बाकी 15% पंचायत को मिले, और गवर्नमेंट का टोकन सिर्फ 10% की गवर्नमेंट का है साथ में करने के। इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अपनेपन की भावना आए। और हमने ये भी कहा है कि राइट्स को ड्यूटीज के साथ जोड़ेंगे। जहां जंगल में आग लगेगी और तुम प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तुम्हारे राइट्स नहीं होंगे फिर उसके। उनको स्टेक होल्डर बना के उनको करके, ताकि वो इकोनॉमी में उनको भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो। डेवलपमेंट के बाद मैं एक तो कंट्रोवर्शियल इश्यूज टच करना चाहूंगा। जब आप पहली टेन्योर के बाद जब आपके चेयरमैन सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, उनकी कन्विक्शन हुई, तो अ लॉट ऑफ पीपल फेल्ट कि ये दिस इज अ रिफ्लेक्शन ऑन योर गवर्नमेंट। देखिए, उनका जो कन्विक्शन हुई वो भी, उसमें कहीं कोई ऐसा रिमार्क्स नहीं आया कि गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है। सीनियर पुलिस ऑफिसर ने आपके खिलाफ लोकायुक्त में एक कंप्लेंट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आपने अपनी पावर मिसयूज करके और यू हैड अमेस्ड एसेट्स डिसप्रोपोर्शनेट टू योर नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम। ये बड़ी अजीब सी बात थी। मैं चाहूंगा लोकायुक्त पूरी जांच करें और बताएं कि जहां हमने गलत किया होगा, वी आर रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। धूमल साहब, एक और केस है आपके पुराने चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह के ऊपर अभी चल रहा है। शायद उनको हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिली और वो लोअर कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट सिंस ये केस, वैसे तो ये कंप्लेंट विजय सिंह मनकोटिया की हुई है, शायद इसमें भी सीडी इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि आपने केस ये रीओपन किया था, सो कई लोग कहते हैं कि यू आर द मैन बिहाइंड दैट केस। आपका बहुत धन्यवाद, फिर आपने मौका दे दिया बात को स्पष्ट करने का। ये रिकॉर्डिंग तब हुई जब श्री वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे। ये सीडी या कैसेट तब रिलीज की विजय सिंह मनकोटिया ने जब मई 2007 में वीरभद्र सिंह जी ही मुख्यमंत्री थे, उनकी गवर्नमेंट के टाइम में हुई। उनकी पार्टी के सीनियर लीडर, एमएलए और उनके कैबिनेट में रहे सहयोगी ने रिलीज की। तो हम कहीं पिक्चर में नहीं आते। वी हैव डन नथिंग। और हमने पॉलिटिकल इस्तेमाल करना होता तो सीएफएसएल की रिपोर्ट उनके खिलाफ हमारे पास पिछले पार्लियामेंट चुनाव से पहले आ गई थी। हमने उसको ना पब्लिक किया, ना उनके खिलाफ इस्तेमाल किया पार्लियामेंट के चुनाव में। निजी मामले के बारे में पूछना चाहूंगा। आपके जो बेटे हैं अनुराग ठाकुर, वो एमपी हैं इस टाइम हमीरपुर से। काफी लोगों का कहना है कि आप आउट ऑफ द वे जाके उनको प्रमोट कर रहे हैं। यू आर इन अ वे प्रमोटिंग नेपोटिज्म। Would you like to comment on this? देखिए, मैं आपको बात बताऊं कि अनुराग को पॉलिटिक्स में लाने का अगर श्रेय
किसी एक पार्टी को जाता है तो कांग्रेस को, और अगर व्यक्ति एक को देना हो तो वीरभद्र सिंह जी को। यहाँ कांग्रेस सरकार आई तो उनके खिलाफ इतने केसेस बने, कभी दिल्ली केस होता था, कभी कोलकाता केस होता था, कभी चेन्नई होता था, कभी शिमला होता था, कभी सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली होता था। और 5 साल उनको इतना संघर्ष करना पड़ा उसमें, और यही कारण है जब उनको टिकट दिया तो हिमाचल में आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड से उनकी जीत हुई है। और उसमें आपको ये भी हैरानी होगी, मुख्यमंत्री होने के बावजूद मैं इलेक्शन कमेटी में नहीं था। ये हाईकमांड का अपना निर्णय था। और दूसरी बार जब 5 लोगों को टिकट पहले पार्टी ने डिक्लेयर कर दिए थे, जो ही पार्लियामेंट के इलेक्शन की बारी आई थी, तो आडवाणी जी के साथ साथ अनुराग उन 5 में से एक था जिसके लिए हाईकमांड ने कर दिया। अब आईपीएल की गवर्निंग बॉडी में कर लिया है। तो ये बीसीसीआई की जो उनको जो पद मिले हैं वो उनकी अपनी ऑन हिज ओन स्टैंडिंग, इसमें आपका कोई रोल नहीं? मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती, मैंने कभी बॉल उनको जो पद मिले हैं वो उनकी अपनी ऑन हिज ओन स्टैंडिंग, इसमें आपका कोई रोल नहीं? मुझे तो क्रिकेट खेलनी नहीं आती, मैंने कभी बॉल नहीं किया, बैट नहीं किया। और आप ये तो मानेंगे कि बीसीसीआई में मेरा इतना तो कोई दखल हो नहीं सकता कि मैं कहूँ कि आईपीएल की गवर्निंग बॉडी में ले लो, या युवा मोर्चा के वो नेशनल प्रेसिडेंट हो गए हैं। धूमल साहब, पॉलिटिक्स में लाइफ काफ़ी बिजी रहती है, चीफ मिनिस्टर वैसे भी ये पद ही ऐसा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो? काम वाले टाइम में फ्री टाइम ढूंढते हैं कि फ्री टाइम हो, फ्री टाइम का मौका आता नहीं। फ्री टाइम हमारा वही होता है जब कहीं जर्नी में हो, रास्ते में जा रहे हो कर आगे, अदरवाइज कोई खाली समय मिलता। कभी फिल्म देखने का शौक है आपको? नहीं, थिएटर में तो जब मैं पिछली बार बाई इलेक्शन जीत के गया तो चक दे इंडिया। तो कौन है आपके फेवरेट एक्टर, कौन है हमारे उस समय के? तो जब हम कॉलेज में थे तब तो देवानंद थे, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन वगैरह इनकी। और फेवरेट एक्ट्रेस कौन है आपकी? फेवरेट एक्ट्रेस तो उसमें जो हीरोइंस होती थी वो फेवरेट थी। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं लेंगे आप? कोई पर्टिकुलर नहीं, फिल्म अपनी एक्ट्रेस तो अपनी वाइफ ही सबसे बढ़िया है। धूमल साहब, एक फीलिंग है कि यू वर कॉमन मैन चीफ मिनिस्टर, ये फीलिंग थी। अब फीलिंग ऐसी आ रही है, कुछ लोग कहते हैं कि अब आप लोगों से दूर हट रहे हो एंड यू आर इवन एरोगेंस इज बीइंग नोटिस्ड। आपने भी सुना है ये, या आपको भी लगा है ये? मुझे तो सचमुच में अगर ये फीलिंग आ रही है तो चिंता की बात है, क्योंकि जितना मैं लोगों के बाहर, आपने देखा मैंने बोर्ड लगाया था कि मंगलवार से शुक्रवार मिलूंगा, इन दिनों में शाम को मिलूंगा, लेकिन यहाँ कोई शेड्यूल नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है। जब जिसका मन होता है, जिसके पास फ्री टाइम होता है, मुझे मिलने के लिए आ जाता है। तो बल्कि मेरा तो ज़्यादा बढ़िया लोगों से मिलना, और मैं दिन में 5-7 पब्लिक मीटिंग्स आज भी जाके प्रोग्राम करता हूँ। मैं लोगों का, कॉमन मैन का, आम आदमी का ही मुख्यमंत्री रहना चाहूँगा, जब तक रहना चाहूँगा, उनसे दूर रहकर नहीं। क्योंकि मेरे लिए मेरा ध्येय, मेरा सर्विस का उद्देश्य जो है वो कॉमन मैन है, आम आदमी, जो 63 साल की आज़ादी के बाद आज भी कुछ सुविधाएं चाहता है, वो देने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद धूमल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला हमारे शो में आने के लिए। इसी के साथ हम आज का फेयर एंड स्क्वायर यहीं खत्म करते हैं। आज हम बातचीत कर रहे थे श्री प्रेम कुमार धूमल, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से। अगले हफ्ते हम किसी और जानी मानी हस्ती से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।